In Nagaland, the voting behavior is unlike in other mainland India because in the mainland India, election is fought on the basis of ideology, on the basis of caste, on the basis of religion. But in the case of Nagaland, it is not on the basis of any of these factors. Abhi now the election is happening here. Rahul Gandhi is playing ski. He is busy in sport in Jammu and Kashmir. This state has lot of issues, lot of problems, और ये सारे प्रॉब्लम ऐसा है कि जोर जोर से चीख रहा है कि हमारे ऊपर बात करो, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है. Why? Because the opposition is not taking interest, or government whatever they are trying to propagate to the people. और हर इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि इस तरह की बातें होती है, इलेक्शन फॉर सोल्यूशन, और इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा. तो क्या ये हो रहा है कि एक बहुत बड़े मुद्दे की वजह से जो आम लोगों के, जैसे सर बता रहे थे कि रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो कहीं रेलीगेट हो जाता है, उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं? मतलब एक ऑपोजिशन का एब्सेंस उन्होंने फ्लैग कर दिया है. ये जो लोग वहाँ नॉर्थ में मानते हैं कि अरे नागालैंड तो बहुत अलग है, यूनिक है, कुछ भी यूनिक नहीं है. जो मुद्दे नॉर्थ में हैं वही नागालैंड में भी है. जो सवाल वहाँ है वही सवाल यहाँ ही. तो जैसे हमारे बिहार में होता है, मैं बिहार से हूँ, तो मेरे बिहार में होता है मेरी जाति का है, मेरे गांव का है, मेरे इलाके का है, इसी को बनाना है. और पढ़ता भी है वो, वही पढ़ता ही है, वही पैटर्न है. वही पैटर्न लगभग यहाँ भी है कि मेरे ट्राइब का है, मेरा कम्युनिटी का है, मेरे गाँव का है. उन सवालों को मैं अब यहाँ जो रह कर देख रहा हूँ उसको मैं थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ देख रहा हूँ. मुझे लगता है कि उस चादर के बदले अब कोई और चादर ओढ़ने की तैयारी में है यहाँ का युवा. अब तो ये देश को सोचना है कि वो कौन सा चादर उनको ओढ़ाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि अलग चादर ओढ़ करके वो अपने भविष्य को देखें, या फिर वही काली चादर में लिपटे रहें. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप की पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा का थर्ड लेग. हम फिलहाल नागालैंड यूनिवर्सिटी में हैं, मोकोकचुंग में, और हमने अब से कुछ देर पहले आपकी छात्रों से बात कराई थी. उनके एस्पिरेशंस, उनकी चिंताएं, उनके आइडियाज़, वो अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको बताया. अब इन स्टूडेंट्स को जो प्रोफेसर्स ग्रूम कर रहे हैं, हम उनसे बात करने वाले हैं. वो अपने एकेडमिक करियर के बारे में भी आपको बताएंगे, और नागालैंड के बारे में जो उनकी अपनी समझ है, जिस तरह से उन्होंने उस समझ को बरता है स्टूडेंट्स के लिए भी, वो उसका एक हिस्सा आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपकी जो समझ है नागालैंड को लेकर के उसमें थोड़ा सा सुधार हो. मैं भी एक स्टूडेंट की हैसियत से ही यहाँ पे आया हूँ. हम पॉल साइंस डिपार्टमेंट में हैं और मैं भी पॉल साइंस का ही एक छात्र हूँ. तो हम पॉल साइंस के ही प्रोफेसर से अपनी बातचीत शुरू कराने वाले हैं. हम सबसे पहले सबका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद फिर हम जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स का नाम आता जाएगा आप समझते जाएंगे कि सवाल किस तरह से बदल रहे हैं. हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर जॉन सेमा हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस. थैंक यू सर हमें वक्त देने के लिए. डॉक्टर लिखा से संगथम, अगेन पॉल साइंस डिपार्टमेंट से. डॉक्टर भास्कर, ये भी पॉल साइंस डिपार्टमेंट से हैं. और फिर दो प्रोफेसर्स हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी हैं, जिनसे हम यहाँ के समाज, संस्कृति शास्त्र के बारे में भी बात करने वाले हैं. डॉक्टर नजीमुद्दीन सिद्दीकी, नमस्ते सर, और डॉक्टर सूरज पेरी. हमें बताया गया कि ये एक छोटा मोटा भारत ही है. हमारे साथ बिहार से प्रोफेसर्स हैं, नागालैंड से हैं, असम से हैं, राजस्थान से हैं, और सब लोग मिलके यहाँ नागालैंड के स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रहे हैं. नागालैंड से बाहर के बच्चे भी आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ज़्यादा बच्चे यहाँ ऑब्वियसली नागालैंड के ही हैं. सर, डॉक्टर शर्मा, आई लाइक टू स्टार्ट विथ यू. हम यहाँ पे जो वोटर बिहेवियर है, ये जानना चाहते हैं कि ये बाकी हिंदुस्तान से कितना अलग है. बिकॉज हमने इससे पहले इलेक्शंस कवर किए हैं और लोगों को पता है कि एक जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि वोटर इस तरह से बिहेव करता है इलेक्शंस में, और उसके पैटर्न्स हैं. वी हैव कवर्ड राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात. नागालैंड का वोटर किस मायने में यूनिक है इन हिज बिहेवियर? Thank you. In Nagaland, the voting behavior is unlike in other mainland India because in the mainland India, election is fought on the basis of ideology, on the basis of caste, on the basis of religion. But in the case of Nagaland, it is not on the basis of any of these factors. But they fought on the basis of their personal affinity of the candidate, also the familiarity of the candidate, and also
Another factor is that if the candidate is belonging to their own community, this is one of the factors that election is fought. And also, they also fought the election on the basis of their community or the party wise. But as such, there is no ideology or the caste or religion. That is not a basis of the voters who fought on that basis. ये तो सर ये बता रहे थे कि जिस तरह से नागालैंड में वोट पड़ता है उसका एक बड़ा फैक्टर उसका पर्सनल अफिनिटी है कि जो कैंडिडेट खड़ा है आपके इलाके से उसके साथ उससे आप कितना रिलेट करते हैं, उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं। और जो बाकी प्रश्न हैं जो बाकी हिंदुस्तान में आप देखते हैं, चाहे वो जातीय अस्मिता का हो, चाहे वो क्लास का हो, चाहे वो आइडियोलॉजी का हो, उस तरह के फैक्टर्स यहाँ पे उतना पुश नहीं करते हैं वोटर बिहेवियर को। बट सर, जिन लोगों ने आपकी बात सुनी है, ये जो एक संकेत करता है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन जिसकी अपनी जो रैपो है विद द वोटर्स, इट्स वेरी गुड, और लोग उसको देख करके वोट करते हैं। तो इस ऐसे उदाहरण तो हमें हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे मिलते हैं। हमें बताया गया था कि यहाँ पे वोटिंग पे इस बात का बड़ा असर पड़ता है कि विलेज काउंसिल एज अ होल या वो कम्युनिटी एज अ होल क्या डिसाइड करती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। Yes, some villages, they are deciding the candidate, if the candidate belongs to their own villagers, okay, then they go with that. But democratically, that is not acceptable. But most of the cases, the voters also, they go along with the candidate who is more capable, who is got mass leaders. Okay, so other factors also involved, but the person who is more capable, and the person who is most acceptable, and who has mass followers. This is also one of the factors. Of course, some villagers they say that all the villagers should vote for a particular candidate if the candidate happens to be from the village. But other than that, if the candidate is not from the village, then many of the villages they don't do that. Few of the villages, they have done it just because the candidate happens to be from the village. This was one of the issues. Otherwise, it is not uniform to all other areas in Nagaland. तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरह की मास वोटिंग की एक शिकायत की जाती है कि एक कम्युनिटी लेवल पर डिसाइड हो जाता है या विलेज काउंसिल या जिसे आप पंचायत कह लीजिए हिंदी पट्टी की भाषा में, उसका मत चलता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जो विद टाइम वीन अवे हो रही है। अभी भी ऐसा होता है कुछ पॉकेट्स में जहाँ पे जो संबंधित कैंडिडेट होता है अगर वो उसी इलाके का है, उसी खेल या उसी गांव का है, तब इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। सर, आई एम टोल्ड कि आपको जाना भी था, यू हैव टू लीव। हम एक अंतिम प्रश्न आपसे ये जानना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम आगे और प्रोफेसर से बात करना चाहते हैं कि इस बार 2023 के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आपने कहा कि देयर इज़ दिस वैक्यूम जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसमें कोई जो कन्वेंशनल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। तो हम जो इलेक्शन अभी नागालैंड में देख रहे हैं वो हो किस मुद्दे पे रहा है, वोटर क्या चुन रहा है, क्यों चुन रहा है? You mean money, power, or what you are trying to tell me? I could not follow your question. So you said there is absence of ideology in Naga politics, okay, and personal affinity matters more. My question is, in these elections, what are the issues, if there are any, जिसके हिसाब से वोटिंग होने वाली है इस बार? Yeah, this the election, there are so many factors involved. Personal affinity is also one factor, but other than that, all candidates will not have the same feeling. Okay, so some will best go with the candidate who is honest, who is more capable. Yes, some people, they even through their affiliation to the tribal community or from the clan. Now some of the Naga tribes, they vote on the basis of the clanism. Of course, it has been hearing that some of the voters even take money. Okay, but everyone is not taking the money. Okay,
or everyone is not going for the affinity, but most of the time they see that the one who has contributed much to the area for the people, and also who has got more capable than the other candidates. This is also one of the, so you cannot say that one factor does not determine the voting behavior of the voters. But there are several factors that determine the voting behaviors while casting their ballots. तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किसी एक कारण के आधार पर आप वोटिंग बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो पैसे लेने वाली बात है या जो कम्युनिटी लेवल पर डिसीजन की बात है या पर्सनल एफिनिटी की बात है, ये अपने आप में डिसाइड नहीं करते हैं कि वोट किसको पड़ने वाला है. इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं. हम आगे बढ़ना चाहते हैं. डॉक्टर संत, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं. सर, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देख लिए हैं नागालैंड में और एक और इलेक्शन देख रहे हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि आपने विद टाइम कैसे चेंज होते हुए देखा है पॉलिटिकल कल्चर इन नागालैंड? Yeah, a lot of changes have taken place in Nagaland. Nagaland is a very small state, but it's a tribal society, tribal state. There are so many recognized tribes in Nagaland, and tribes play a very important role in Nagaland. The dynamics itself have been changing. The people understanding about electioneering process, the political consciousness, all these changes have been taking place. But lately we are seeing that, as the professor has been saying, we are not seeing the people following the ideology politically. And they are more going towards the affinity towards the candidate. But very recently we see the money power. Money plays a very crucial role in Naga politics. I'm told कि सबसे महंगा इलेक्शन नागालैंड में ही होता है अगर आप पर कैपिटा वोटर के हिसाब से खर्च देखें पार्टीज का. I didn't get you. पार्टी सबसे ज़्यादा यहीं पे पैसा स्पेंड करती हैं टू गेट वोटर्स टू वोट फॉर देम. और लास्ट इलेक्शंस में दे वर सेइंग कि 8,200 पर वोट के आसपास था. इस बार और ऊपर जाने वाला है. Per vote, you mean? Yes. Per vote, it depends from constituency to constituency. And in a case, some are quite influential. Those people or those family, not directly paying them money, but in other way of, compensating these things take place in Nagaland. And this time, since we have, the Nagaland state has been going on for the past 1 year, opposition-less. This time, the political dynamics is has totally changed. The trend is changed. Yeah. What I would like to supplement to his point is that some people, they want to vote in lieu of jobs, in lieu of some other things. So some will go for money, some will go for this, jobs, or some will go for some other, reasons. So now the dynamic, there is a trend is change. So you cannot take a uniformity. In some places, some voters are coming free, they come to volunteer to the candidate. But whereas in some cases, now the voters want to take money. So you cannot give the uniform explanation to all the constituency in Nagaland. ठीक है. तो जैसे जैसे स्थान बदलता जाता है, जैसे जैसे आप अलग अलग संस्कृतियों की ट्राइब्स की बात करते जाते हैं, तो वहाँ पे एक लोकल फैक्टर्स प्ले करते हैं. जैसा सर डॉक्टर संतम बता रहे थे कि पैसे का भी काम लिया जाता है, पैसे से भी काम लिया जाता है और बाकी चीज़ों से भी काम लिया जाता है जो हार्ड कोर पॉलिटिक्स बन जाती है. डॉक्टर भास्कर, हम आपके पास आना चाहते हैं. सर, जैसे डॉक्टर संतम ने कहा कि अभी कुछ समय से इस स्टेट में एक ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट है, या उसे एक दूसरी भाषा में कहें तो ऑल पार्टी गवर्नमेंट है. तो ये जो एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन है, इसने यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स हैं डिसेंट को रजिस्टर कराने के, या डिसेंट या कह लीजिए, या कोई जो डिमांड्स होती हैं वोटर्स की उसको रजिस्टर कराने के, क्या उस पर फ़र्क उससे पड़ा है या फिर ये एक दूसरे डायनामिक का हिस्सा? आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, मैं तो अभी यहाँ पर पिछले साल ही आया हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया ही है. बट जितना मैं समझ पाया हूँ कि मैं अफ्रीकन स्टडीज़ का स्टूडेंट रहा हूँ JNU में, तो अफ्रीका में जो चीफ्टन सिस्टम होता है, जो कम्युनिटी सिस्टम होता है, उसमें जिस तरह का सिस्टम हमने समझा था, लगभग उसी तरह का सिस्टम यहाँ विलेज कम्युनिटी लेवल पे है. यहाँ पर
गांव में ग्राम बूढ़ा का कॉन्सेप्ट होता है जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं और लगभग राजनीतिक सवालों को वही डील करते हैं और सब लोग उनका बहुत सम्मान भी करते हैं, तो ही इज़ अ रिस्पेक्टेड पोजीशन इन दैट सिस्टम। बहरहाल इससे आगे जो अपोजिशन लेस होने की बात है और उसका डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग पे जो फ़र्क पड़ने की बात है, डेफिनेटली उसका फ़र्क है, क्योंकि समाज जो अभी पिछले 50-60 सालों में चला है उसमें जो गति है उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। उस परिवर्तन में अगर आप देखें तो पहले शायद कम्युनिटी लेवल पे कोई डिसेंट की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज सभी लोगों के बीच में काफ़ी भावनात्मक जुड़ाव होता था, कोई क्लास स्ट्रक्चर नहीं था, कोई वर्ग सिद्धांत शायद काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो अब है उसमें एक सोसाइटी में धीरे धीरे करके क्लास इमर्जेंस हो रहा है। तो अब नागालैंड में भी अभी आपको अपर क्लास मिलेंगे, लोअर क्लास मिलेंगे, मिडिल क्लास मिलेंगे, इनकम बेस्ड इकोनॉमिकली जो बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह से अब क्लास जब इमर्ज हो रहा है तो सवाल भी, कॉन्फ्लिक्ट भी इमर्ज हो रहा है। तो समाज के अंदर एक आर्थिक उहापोह दिखने को आपको मिलेगा कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो उसमें जो गरीबों की बात है वो फिर उठ नहीं पा रही है ठीक से। अगर शायद अपोजिशन होता तो शायद कोई किसी भी तरह का सवाल पूछ रहा होता, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो नागालैंड के लार्जर बड़े मुद्दे हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं क्या? नहीं, वो भी सवालों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। मुद्दे हैं लेकिन मुद्दों का सवालों में कन्वर्ट होना जो प्रक्रिया है ना, देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन जब तक कोई लीडरशिप, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको जहाँ सवाल उठाने की जगह है, संसद है, विधानसभा है, वहाँ नहीं उठाती है, तब तक वो सिर्फ ज़मीन पर मुद्दे होते हैं। तो ज़मीन पर तो मुद्दे यहाँ भी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, पानी की कमी है, पहाड़ है, बिजली उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जैसे और भी जगहों पे होते हैं। लेकिन और जगहों पर इन मुद्दों पर सवाल हैं, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, विधानसभाओं में, पंचायत लेवल पे लोग सवाल पूछते हैं। यहाँ ये सिर्फ मुद्दे हैं, ये सवाल नहीं बन रहे हैं क्योंकि अपोजिशन नहीं है। अगर अपोजिशन होगा तो ये सवाल में कन्वर्ट होंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक बात है सर। अब हम आपके पास लौटेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जल्दी भी फ्री करें। आप लोगों का पूरा दिन हम वैसे भी ले ही चुके हैं। प्रोफेसर्स, आप दोनों सोशियोलॉजी से हैं और सबसे ज़्यादा लालच हमारा आप लोगों से बात करने का ही था, लेकिन थोड़ी देर हो गई आप लोगों से मिलने में। हमें अब तक का जो अनुभव नागालैंड में रहा, हमको ऐसा लगा कि हमारे अप्रोच में थोड़ी प्रॉब्लम है। हम सीधे पॉलिटिक्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी जो समझ है, मेरी अपनी भी, नागालैंड के समाज को लेकर के काफ़ी सीमित है। हमें जानना चाहते हैं कि एक एवरेज जो नागा, मतलब ठीक है वो 16 ट्राइब्स के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या हम एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि जो पारंपरिक जीवन है यहाँ पे, उसमें जो सोशल ऑर्डर है वो कैसे डिक्टेट करता है पॉलिटिकल बिहेवियर को? पहले तो हम समझना चाहते हैं कि समाज की संरचना ही कैसे है, और फिर चाहें तो आप पॉलिटिक्स पे आ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखना होगा कि नागालैंड में जैसा कि आपने बताया 16 जनजातियाँ हैं, अलग अलग ज़िलों में विभाजित है। बट उसके अलावा ये है कि नागालैंड का समाज में एक प्रकार की जातीय हायरार्की ना होकर जो विभिन्नता है वो जनजातीय तौर पर है, और जनजातीय समाज में अपनी कई संस्थाएं, जो उनकी क्षेत्रीय संस्थाएं काम करती हैं, और उस संस्थाओं में जैसे ज़मीन एक बड़ा मुद्दा है नॉर्थ इंडिया में। अब जैसे नागालैंड में आएंगे तो नागालैंड में ज़मीन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत, क्योंकि सब जनजातियों के पास, हर समुदाय के पास किसी न किसी प्रकार की ज़मीन तो है खेती करने के लिए। अब जो ज़मीन पर जो हक था वो पहले समुदाय लेवल एक तौर पे था। यहाँ गवर्नमेंट लैंड नहीं है, गवर्नमेंट लैंड नहीं था, हाँ, तो कम्युनिटी लैंड था, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो अब धीरे धीरे जैसे बाज़ार बढ़ रहा है, ये भी बाज़ार से जुड़ता जा रहा है समाज, तो यहाँ का जो लोकल सामाजिक व्यवस्था है वो भी अब एक, क्या बोलेंगे, एक इंडिविजुअलिज्म भी एक आ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट फोर्स जो शेप कर रहा है सोशल स्ट्रक्चर को। उसके अलावा यहाँ की जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हर एक व्यक्ति जो वहाँ का सबसे अमीर होगा, उस एरिया का धनी व्यक्ति होगा, वो यही सपना लेके चलेगा कि मुझे दीमापुर में ज़मीन खरीदनी है। तो दीमापुर, कोहिमा कुछ ऐसे एक क्षेत्र और सेंटर के रूप में उभर रहे जहाँ पे सारा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है डेवलपमेंट का। अब उसकी वजह से माइग्रेशन जो हुआ है
इन माइग्रेशन गाँव से शहर की तरफ, गाँव से कस्बों की तरफ, उसने भी जो पुरानी जो परंपरागत संस्थाएं उनको भी थोड़ा बदला है। तो मुझे लगता है कि नागालैंड में आने वाले 10, 12, 15 सालों में ये जो परंपरागत संस्थाएं हैं इनमें बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों की अभी एस्पिरेशंस हैं, मिडिल क्लास फॉर्म हो रहा है और एजुकेशन का स्फीयर अभी लिमिटेड है। जो भी रोज़गार लोगों को मिल रहा है वो एक सरकारी क्षेत्र में ही सीमित है, विभिन्न अलग अलग स्तरों पर। तो प्राइवेट सेक्टर की कमी की वजह से सरकारी क्षेत्र से निकलने वाले जो धनी है या जो एक अभिजात वर्ग बोलते हैं, वो अभिजात वर्ग चीज़ों को अभी समेटने में लगा हुआ है। एक काफ़ी ब्रॉड आपने एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की। डॉक्टर सिद्दीकी, हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब हमारी और हमारे दर्शकों की भी ये जानने में रुचि है कि यहाँ अथॉरिटी फ्लो करती कैसे है। मतलब जो कंसेंसस बिल्डिंग होती है, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे फैमिली के अंदर क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होता है उसमें, और इसमें जो कम्युनिटी लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं उनकी कितनी भूमिका होती है। जैसे एक मोरंग नाम की संस्था में बताया गया, मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ जी? मोरंग, सॉरी। तो वो अपना रोल कैसे प्ले आउट करता है? क्या ये चीज़ें अभी भी उतनी ही प्रभावी हैं या फिर ये अब धीरे धीरे रेलीगेट होता जा रहा है? यहाँ कंसेंसस कैसे बिल्ड होती है एक फैमिली के अंदर, एक समाज के लेवल पे, और जो ये मोरंग जैसी जो संस्थाएं हैं उनका भी क्या रोल है? नहीं, सबसे पहले देखिए, डेमोक्रेसी जो है एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और डेमोक्रेसी एक सोसाइटी में कैसे फ्लो होता है? इट फ्लोज थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, राइट? जब हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर वाइब्रेंट नहीं बना है, फॉर इंस्टेंस द यूनिवर्सिटीज़, द कॉलेजेस, द स्कूल्स, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब अगर वाइब्रेंट नहीं बना है, द ऑपोजिशन पार्टी, डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ा जो अहम जो हिस्सा होता है डेमोक्रेसी का, वो है ऑपोजिशन। अभी नाउ द इलेक्शन इज हैपनिंग हियर, राहुल गांधी इज प्लेइंग स्की, ही इज बिजी इन स्पोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन, जो जैसे डॉक्टर भास्कर ने बताया, जो मुद्दे के ऊपर बात नहीं हो रहा है, and since there is no talk in the public sphere about the issues, this state has lot of issues, lot of problems, और ये सारे प्रॉब्लम ऐसा है कि जोर जोर से चीख रहा है कि हमारे ऊपर बात करो, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। Why? Because the opposition is not taking interest, or government, whatever they are trying to propagate to the people. For instance, now if you play this YouTube channel, any यहाँ पे नागालैंड में खड़े होके, one video of BJP will pop up, right? That is the only party which is जिनका सोशल मीडिया कैंपेन मजबूत है, राइट। सो बाकी ओपोजिशन का कोई वॉइस ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ सच पब्लिक स्फीयर, जहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा हो, तो इट इज़ नेचुरल दैट कम्युनिटी लेवल पे, जो विलेज लेवल पे जो आपका पॉलिटिक्स का जो कंट्रोल होता है वही से होगा। और जैसे आपने बताया मुरुंग, आई थिंक इट इज़ नॉट कंट्रोलिंग द नागा सोसाइटी एनी मोर। आई थिंक दिस इज केस ऑफ पास्ट नाउ। सो नाउ आई थिंक दिस विलेज हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल, एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज इन द पब्लिक स्फीयर दिस टॉक्स ऑन द रियल इशूज आर नॉट हैपनिंग। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि मोरंग सब एक तरह से बैक सीट उन्होंने ले ली है, तो और जैसा आपने कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो जितना पर्कुलेशन अभी हुआ नहीं है, तो उन्हें किन्होंने रिप्लेस किया? जैसे विलेज काउंसिल्स हैं या जो धार्मिक संस्थाएं हैं, किनका दखल ज़्यादा है नागा समाज में? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि व्हेन द ऑपोजिशन इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल, व्हेन द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वाइब्रेंट, तो जो अदर इंस्टीट्यूशंस है जो कम प्रभावी होता है, जिनका लार्ज स्केल में जितना इफेक्ट नहीं होता है, वो लोग अपना ड्यूटी कर रहा है। एंड येस, दैट ड्यूटी मे नॉट बी अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जर नागा सोसाइटी। मे बी दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रोड्स, और इन मेनी प्लेसेस करप्शन हैज़ टेकन प्लेस ऑफ जो आपका ऑपोजिशन का जो बातें होना चाहिए था, वो सब बातें नहीं हो रहा है। तो corruption is taking place in many places, like sir is saying that voters do not know in many cases what is their real issue. अभी मैं अगर 8,000 रुपया लेके अगर मैं वोट दे रहा हूँ और मेरा रास्ता अगर ख़राब है, तो what is the point, right? और आपने देखा होगा सर का हालत क्या है। एंड मैं कोहिमा से मोहकचुंग बाय रोड ही आया हूँ सर, लोग बाय रोड ही आ सकते हैं, हमने देखा है। तो I would just to add one more thing, that इतना बड़ा मुद्दा है, and you see the opposition parties, they are not even solidly talking about it. That is the problem here. अच्छा, एक चीज़ ये मेरे
अज्ञानता भी हो सकती है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जो बड़े एकदम मेटा लेवल के इश्यूज हैं, चाहे वो पीस टॉक्स हों, चाहे वो रेजोल्यूशन हो कि हमको क्या करना है नागा इशू का, और हर इलेक्शन में हमें देखते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं, इलेक्शन फॉर सोल्यूशन, और इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो क्या ये हो रहा है कि एक बहुत बड़े मुद्दे की वजह से जो आम लोगों के, जैसे सर बता रहे थे कि रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो कहीं रेलीगेट हो जाता है, उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं? मतलब एक ऑपोजिशन का एब्सेंस उन्होंने फ्लैग कर दिया है, क्या इस तरह की भी कोई बात है? कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स हैज़ अ लॉट ऑफ डायमेंशंस, राइट। तो ऐसा मान सकते हैं हम कि दिखता भी है कि ये जो बड़े इमोशनल मुद्दे हैं वो जैसे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा सारे मुद्दों को कवर कर देता है, वैसे ही नागालैंड में है। सबसे पहले तो निखिल जी और आपके दर्शकों को मैं एक पॉइंट बात करके फिर उस मुद्दे पर आऊँगा, उस सवाल पे आऊँगा, जो कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, उनको ये समझना पड़ेगा, उनको ये समझना चाहिए कि नागालैंड बिल्कुल अलग नहीं है ना। ये जो लोग वहाँ नॉर्थ में मानते हैं कि अरे नागालैंड तो बहुत अलग है, यूनिक है, कुछ भी यूनिक नहीं है। जो मुद्दे नॉर्थ में हैं वही नागालैंड में भी है, जो सवाल वहाँ हैं वही सवाल यहाँ ही। रोजगार का, सड़क, सारे ऐसे सवाल जो दिल्ली में उठते रहे हैं, जंतर मंतर पे उठते हैं, वो सारे सवाल नागालैंड में भी उठते हैं। वो सवाल नहीं बन पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे ही है। तो बहुत अलग तरीके से नागालैंड को देखना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि अरे ये तो बहुत अलग है। नहीं, अलग नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती उसे एक एग्जॉटिक फ्लेवर देना गलत है। गलत है एकदम, जबरदस्ती। जैसे आप बोलेंगे कि पहाड़ बहुत सुंदर होता है, एक अलग तरह का ये नहीं होता है अननेसेसरी किसी भी चीज़ को हाइप करना, तो आप वो ना करें, एक बात। दूसरी बात कि बड़े मुद्दे, जो इमोशनल मुद्दे जैसे राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते हैं कि हमें धर्म बचाना है, तो फिर सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पर कि नागा नेशन की बात कर लो तो बाकी सारे मुद्दे छुप जाएंगे। वो एक कवर है, वो एक चादर है, लेकिन वो चादर के नीचे वो तमाम सवाल हैं जो आपने स्टूडेंट से बात की। उनके एस्पिरेशन को देखकर लगता है आपको कि वो चादर ओढ़ने के लिए वो तैयार हैं? नहीं है। वो काफ़ी अलग, बिल्कुल अलग हैं। उनको वही चाहिए जो दिल्ली में मुझे भी चाहिए था, बच्चे का चाहिए, जो आपको चाहिए, जो हमें चाहिए था, वो सब कुछ उनको चाहिए। उनको एक अच्छा घर चाहिए, उनको एक अच्छी व्यवस्था चाहिए, सिर्फ सड़क ही नहीं, इंस्टीट्यूशन, जैसे डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहे थे कि लोकल इंस्टीट्यूशन इसलिए ज़्यादा प्रभावी हैं क्योंकि स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं है यहाँ पर। सिविल सोसाइटी बिल्कुल ही गौन है, वो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। स्कूल्स बहुत हाई बढ़िया नहीं है। एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे, जो अभी आप एक नागालैंड में, पूरे नागालैंड स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है सिर्फ नागालैंड यूनिवर्सिटी। बाकी शायद कोई और स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, तो ज़्यादा जो है एजुकेशन को आप डेमोक्रेटाइज कर पाएंगे, वो है। लेकिन जो आप सवाल जो था कि क्या वो चादर है, वो है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन में है। जैसे हिंदू मुसलमान का डिबेट इलेक्शन का एक बहुत बड़ा डिबेट होता है नॉर्थ के पॉलिटिक्स में, है ना, वैसे ही है। उसका कोई बहुत खास असर आपको नहीं दिखेगा। जैसे डॉक्टर सेमन, प्रोफेसर सेमन ने बोला, है ना, ही वाज स्पीकिंग दैट थिंग ना, कि इलेक्शंस के कई मॉड्यूल हैं, पर्सनल लेवल पे चल रहे हैं, हमारा गांव का है। तो जैसे हमारे बिहार में होता है, मैं बिहार से हूँ तो मेरे बिहार में होता है, मेरी जाति का है, मेरे गांव का है, मेरे इलाके का है, इसी को बनाना है। और पढ़ता भी है वो, वही पढ़ता ही है, वही पैटर्न है। वही पैटर्न लगभग यहाँ भी है कि मेरे ट्राइब का है, मेरा कम्युनिटी का है, मेरे गांव का है ना। ये सारी चीज़ें आप उसको रेप्लिकेट करेंगे तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, आप कैरेक्टर नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल कैरेक्टर लगभग वही है। आखिर अरस्तु ने जो कहा ना कि एवरी मैन इज़ बाय नेचर पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल जो कैरेक्टर होगा वो सब जगह सेम ही होगा, वही है। लेकिन इतनी बातों के बाद अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि वो सवाल जो है, चादर का सवाल, वो सवाल है, लेकिन उन सवालों को मैं अब यहाँ जो रह कर देख रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि उस चादर के बदले अब कोई और चादर ओढ़ने की तैयारी में है यहाँ का युवा। अब तो ये देश को सोचना है कि वो कौन सा चादर उनको ओढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अलग चादर ओढ़ करके वो
अपने भविष्य को देखें या फिर वही काली चादर में लिपटे रहें, ये तो अभी समय ही बताएगा। बट भारत से के लोगों से ये समझने की आवश्यकता है सबको कि भाई ये अलग नहीं है। हर चीज़ को अलग कर करके जब आप देखते हैं तो उसमें समस्या ज़्यादा आपको दिखती है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर भास्कर ने यहाँ पे उठाया कि जो गलती हमसे भी हो जाती है और जो गलती बहुत सारे लोगों से होती है जो नागालैंड कभी आए नहीं है, उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, हम एक एग्जॉटिक आइडिया उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं कि पता नहीं कैसी जगह होगी और हमको वहाँ पे हर चीज़ में हम फिर पैटर्न खोजने लग जाते हैं। उस तरह से देखने में भी जो समस्या है उससे हम आज़ाद होंगे, तब हम समझ पाएंगे कि नागालैंड, जैसा कि कुछ देर पहले हमारे एक प्रीवियस वीडियो में आपको स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हम भी वही हैं जो आप हैं और हमें अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे एस्पिरेशंस, हमारी सोच, हमारी पॉलिटिक्स इवन उसी तरह की है जैसी हिंदुस्तान में बाकी जगह पे है। कुछ चीज़ें हर जगह, हर इलाके में, हम एमपी से हैं, वहाँ कुछ यूनिक है, तो उतना फ़र्क नागालैंड में भी है। अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएँ, यहाँ तक कि नागालैंड को अपनाने की कोशिश करें, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक बार में आप नागालैंड को नहीं समझ सकते, वहाँ के समाज, वहाँ के पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नागालैंड आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया नागालैंड यूनिवर्सिटी का, नागालैंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, उन्होंने हमें अलाउ किया, और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर्स का, आप सभी का सर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमें आधा घंटा दिया। इनके घर जाने का वक्त हो रहा था, बट सर सिर्फ हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, शुक्रिया। हम दोबारा मिलेंगे इस उम्मीद के साथ में। नागालैंड यूनिवर्सिटी से जरी के साथ मैं हूं निखिल। बने रहिए दिल ऑन टॉप के साथ।